नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज रूस यूक्रेन युद्ध के फ्रंट पर कर्स्क चलते हैं। मित्रों, आपने अपने अनुभवों से ज़रूर रियलाइज़ किया होगा कि शायद दुनिया में कुछ जगहें वाकई अभिशप्त हैं, जहां बार बार मौत, बदकिस्मती और हिंसा अपने दस्तक देती है। क्या रूस का कर्स्क प्रांत उन जगहों में से एक है? द्वितीय विश्व युद्ध में यहाँ 5 जुलाई 1943 से लेके 23 अगस्त 1943 तक एक भीषण युद्ध लड़ा गया। जर्मनी की सेना का नेतृत्व कर रहे थे जनरल वॉन मैनस्टीन। रेड आर्मी का नेतृत्व कर रहे थे मार्शल ज़ुकोव। अंत में रूस की जीत हुई और इस पराजय की वजह से जर्मनी की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पराजय सुनिश्चित हो गई। लेकिन यह युद्ध बहुत भीषण था। क्या आप जानते हैं कि बैटल ऑफ कुर्स्क में कितने लोग मारे गए? यहाँ पर 10 लाख सैनिक मारे गए थे। कोई 15 से 20 हजार टैंक ध्वस्त हुए। कितनी तोपें, कितनी गाड़ियां और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ नष्ट हुआ, शायद किसी को अंदाजा नहीं। लगभग 80 साल के बाद ये वायलेंस फिर से कर्स्क में वापस आता है। 6 अगस्त 2024 यूक्रेन ने यकाएक रूस के शांत पड़े कर्स्क प्रांत पर हमला बोल दिया और एक हफ्ते में देखते देखते कोई 1200 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा कर लिया। चूंकि रूस की यहाँ पर फोर्स नहीं थी, इसलिए रूस कुछ कर नहीं पाया और यूक्रेन ने इसे अपना विक्ट्री प्लान बताकर घोषित किया। यहाँ तक कि नेटो के देशों ने भी इस बात को माना कि यूक्रेन ने एक बहुत बड़ा सफल ऑफेंसिव रूस के खिलाफ, जबकि उसकी हर मोर्चे पर हार हो रही है, लॉन्च करके दिखा दिया और सबको चौंका दिया। हार रहे मुल्क यूक्रेन के निवासियों के लिए भी ये एक बहुत खुशखबरी थी और एक प्रेरणा और जश्न का विषय था कि उन्होंने रूस को कम से कम एक फ्रंट पर तो मात दी। आज कर्स्क में क्या हालात है, आइए चार्ट पर समझते हैं। सूमी यूक्रेन का एक प्रांत है और उसी तरीके से कर्स्क के साथ, जिसके साथ इसकी सीमा लगती है, वो रूस का प्रांत है और इन दोनों के बीच में ये काली डॉटेड लाइन इंटरनेशनल बॉर्डर है। 6 अगस्त को यूक्रेनी सेना यहाँ से कर्स्क में दाखिल होती है और करीब एक हफ्ते में इस पर्पल लाइन, डॉटेड लाइन के इलाके पे कब्जा कर लेती है, लगभग 1200 स्क्वायर किलोमीटर। रूस कुछ नहीं कर पाता। उसके बाद रूस यहाँ वहाँ से अपनी सेनाएं इकट्ठा करके इसको कंटेन करता है। इस इलाके में पड़ने वाले जो जगह हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, वो इस प्रकार है। सुजा ट्रांस साइबेरियन गैस पाइपलाइन का ये मीटरिंग स्टेशन है और रूस के अंदर आखिरी स्टेशन है। इसके बाद गैस पाइपलाइन जो यूरोप और यूक्रेन में जाती है, जिसे ब्रदरहुड पाइपलाइन कहा जाता है। ये यकीन मानिए कि जो दो देश आपस में लड़ रहे हैं, खून के प्यासे हैं, उन्होंने कभी एक गैस पाइपलाइन का निर्माण किया था जिसका नाम रखा था ब्रदरहुड पाइपलाइन। वो यहाँ से निकलती है। सुजा यूक्रेन के कब्जे में है। यूक्रेन को कोरेनेवो, स्नेगोस, लुबिका से निकाला जा चुका है, लेकिन अभी उसके पास मालिया, लोकनिया और सुजा पे वो काबिज है और अच्छी तरह काबिज है। अगर इसके बाहर बात करें तो नॉर्थ में मालिया, लोकनिया से कोई 40-45 किलोमीटर दूर कुर्स्क का न्यूक्लियर पावर प्लांट है और रूस नहीं चाहता
कि यूक्रेन कहीं उस पर कब्जा न कर ले, क्योंकि जिस तरीके से रूस ने ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो यूक्रेन का नहीं यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उस पर कब्जा कर रखा है। बहरहाल अभी हालात ये है कि रूस ने कंटेन करने के बाद काउंटर अटैक से यूक्रेनी सेना को इस काली डॉटेड लाइन के अंदर समेट दिया है और रूस ने कोई 50% ज़मीन वापस भी ले ली। तो आखिर यूक्रेन ने यहाँ अटैक क्यों किया? यूक्रेन ने इसलिए अटैक किया था कि कल को अगर शांति वार्ता होती है तो उसके पास भी कहने को और दिखाने को और बार्गेन करने को रूस की कुछ ज़मीन तो है, लेकिन वो चीज़ धीरे धीरे कम होती जा रही है। यहाँ एक बात और हुई, आपने नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स के बारे में सुना होगा जो रूस की तरफ से लड़ने के लिए आए थे। कोई 11,000 नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स माल्या लोकनिया के इलाके में लड़ रहे थे, लेकिन वो इन एक्सपीरियंस ट्रूप्स थे और उन्हें आज मॉडर्न वॉरफेयर का ज्ञान उतना नहीं था, उन्हें बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज़ उठानी पड़ी। बहरहाल आज हालात ये है कि रूस रिपीटेड आक्रमण कर रहा है माल्या लोकनिया और सुज्जा के इलाके में, ताकि यहाँ से यूक्रेनी सेना को हटाया जा सके। इन दोनों जगहों पर यूक्रेनी सेना अच्छी तरह काबिज है। अभी 6 जनवरी को यूक्रेन ने एक बार फिर से काउंटर ऑफेंसिव इस पे लॉन्च किया और रूस को शेक करके रख दिया। रूस कोई चांस लेना नहीं चाहता है। इस पर्पल लाइन के बाहर न्यूक्लियर पावर प्लांट तक, लगोव तक, यहाँ पर उसने बहुत एक्सटेंसिव डिफेंस वर्क बना लिए हैं कि अगर किसी तरीके से यूक्रेनी सेना कंटेन नहीं होती है और आगे बढ़ती है तो उन्हें रोका जा सके, और ये काली लाइंस डिफेंसिव वर्क्स को दर्शा रही। बहरहाल जब रूस पूर्वी यूक्रेन और दक्षिणी यूक्रेन में लगातार बढ़त बना रहा है और यूक्रेन के पास अब छोटा सा इलाका रूस के अंदर कर्स्क में बचा हुआ है, तो इसका शांति वार्ता में कितना प्रभाव पड़ेगा वो तो बात की बात है। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध में अगर बात करें कैजुअल्टीज़ की, तो रशियन फिलॉसफी में या रशियन मिलिट्री ऑपरेशंस में ये देखा गया है कि रशियंस मिलिट्री कैजुअल्टीज से ज़्यादा घबराते नहीं। आज तक रशिया ने अपनी कैजुअल्टीज जाहिर नहीं की हैं, लेकिन जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आ रही हैं उनसे ये साबित हो रहा है कि रूस ने कोई 4.5 लाख सैनिक या तो मारे गए हैं या घायल हैं या दोनों हैं, इतने सैनिक गंवाए। आज यही हाल यूक्रेन का है और दोनों युद्ध रत देश आज उस हालात में हैं जो कभी प्रोफेशनल हेवी वेट बॉक्सर्स की आखिरी राउंड में हालत होती है। आखिरी पंच कौन मारेगा, जिसके आधार पर जीत निर्धारित की जाएगी। आज के लिए सिर्फ इतना। बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।